गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। नॉर्मली किसी इंडिविजुअल को यदि गिफ्ट मिलता है या फिर उसके अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है इधर रिलेटिव से या फिर कोई फ्रेंड से, तो उसे चिंता रहती है कि उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि यदि आपको कोई भी पैसा मिला है या फिर कोई आइटम मिली है जिसके लिए आपने पेमेंट नहीं किया है, यानी कि वो गिफ्ट के तौर पे मिली है या फिर आपने कम पेमेंट किया है, तो किस तरीके से उसकी टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन रहेगी। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो जो बनाई गई है एज ए इंडिविजुअल बनाई गई है कि यदि किसी इंडिविजुअल को गिफ्ट मिलता है, तो अगर बिजनेस को कोई गिफ्ट मिलता है, किसी कॉर्पोरेट को कोई गिफ्ट मिलता है, उसकी इम्प्लीकेशंस अलग रहेंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल को मिले हुए गिफ्ट का टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो यदि कोई भी पर्सन अगर इंडिविजुअल को 3 चीज़ें देता है तो उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशंस आता है। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? या तो हार्ड कैश को हम यहाँ पे मॉनेटरी गिफ्ट कहेंगे, जो कि विदाउट कंसीडरेशन रहेगा, यानी कि उस इंडिविजुअल ने कोई काम नहीं किया फिर भी उसको पैसे मिल गए, तो वो मॉनेटरी गिफ्ट कहलाया जाएगा, जो कि विदाउट कंसीडरेशन होगा। दूसरे तरीके का गिफ्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी की एक लिस्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलती है, सपोज कीजिए आपको घड़ी दी है किसी ने गिफ्ट में, टेलीविज़न दिया है या फिर अपने शेयर्स दे दिए हैं या फिर कोई ज्वेलरी दे दी है, तो उस पर किस तरीके से टैक्स लगेगा, इसे हम गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक विदाउट कंसीडरेशन यानी कि आपको फ्री में मिल गई है, जैसे कि कभी आपके ससुर जी ने गिफ्ट में कर दिया है, या फिर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन यानी कि किसी पर्सन को ज़रूरत थी अपना आइटम बेचने की और उसने जल्दीबाजी में, यानी कि अगर वो अपना घर शिफ्ट कर रहा है और कुछ उसके सामान रह गया है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग उसने अपनी आइटम कम वैल्यू में आपको दे दी, तो वो जो कम वैल्यू है उसे भी गिफ्ट ही कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी डिसाइड किया जाएगा, ये भी हम देखेंगे। थर्ड टाइप ऑफ गिफ्ट होता है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में आपने देखा कि एक तो विदाउट कंसीडरेशन होता है और एक इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। तो हो सकता है कि कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन जिसे अभी यूएस में शिफ्ट करना हो, वो अपना इंडिया वाला जो हाउस है वो बेचना चाह रहा है, तो हो सकता है कि वो काफ़ी कम दाम में वो आपको उस चीज़ को सेल आउट कर दे, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे गिफ्ट कंसीडर किया जाता है इनकम टैक्स में। तो आइए तीनों का ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहला मॉनेटरी गिफ्ट विदाउट कंसीडरेशन। तो यदि आपको गिफ्ट मिला है और 50,000 रुपीज से एक्स्ट्रा है ड्यूरिंग द ईयर, देन टोटल गिफ्ट टैक्सेबल, यानी कि अगर आपको 51,000 रुपीज का गिफ्ट मिला है तो इन दैट केस आपके हाथ में 51,000 रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा और 51,000 रुपये आपकी इनकम में जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन यदि आपको 50,000 या उससे कम की राशि मिली है तो उस केस में आपको जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब बात आती है कि क्या कोई ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर यदि कैश 50,000 से ज़्यादा भी मिला हो तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बात आती है टैक्स विल नॉट बी चार्ज ऑन द मॉनेटरी गिफ्ट इफ फ्रॉम रिलेटिव्स। यदि आपको रिलेटिव्स से पैसा मिला है तो कितना भी पैसा मिला हो, चाहे करोड़ों में मिला हो, तो भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ऑन मैरिज, यदि आपकी मैरिज के ओकेजन पे आपको कोई पैसा मिला है तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स में सिर्फ मैरिज को ओकेजन कंसिडर किया गया है। यदि आपको आपके बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर या फिर किसी और ओकेजन पे पैसा मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे फ्रॉम रिलेटिव्स हो गया, फ्रॉम ऑन मैरिज हो गया, बाय विल और इनहेरिटेंस, यदि आपको अंडर विल या इनहेरिटेंस कोई पैसा कैश में मिला है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, यानी कि किसी इंसान ने मरते हुए आपको
कोई कैश दे दिया तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। मनी रिसीव फ्रॉम ए लोकल अथॉरिटी और मनी रिसीव फ्रॉम ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12AA। तो यहां पर इन केसेस में अगर आपको 50,000 से ज़्यादा का भी पैसा मिलता है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। तो यहां पर जो मेन चीज़ होती है वो बाय विल, ऑन मैरिज और फ्रॉम रिलेटिव्स होती है। अब रिलेटिव्स की डेफिनेशन में किसे कंसीडर किया जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिंप्लीफाई किया है रिलेटिव की डेफिनेशन को, लेकिन जब आप इसे एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे रिलेशन आपको समझ में आएंगे कि किन किन से पैसा मिलने पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। फिलहाल मैं इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला स्पाउस, यानी कि आपका पति या फिर आपकी पत्नी जो भी है, अगर आपको अपने पति और पत्नी से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है। सेकंड, ब्रदर एंड सिस्टर। अब ये ब्रदर एंड सिस्टर किसके हो सकते हैं? अपने ब्रदर एंड सिस्टर जो भी टैक्स पेयर है, जिसको गिफ्ट मिला है उसके ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर उसके पति या पत्नी के गिफ्ट ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर उस पर्सन के माता पिता के ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर अपने पति पत्नी के और माता पिता के। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट, तो यानी कि जिनसे आप पैदा हुए हैं या फिर जो आपसे पैदा हुए हैं वो भी यहाँ पर आपके रिलेटिव्स हैं, जिसमें लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट किसके देखे जाएंगे? अपने या फिर अपने पति पत्नी के। तो लीनियन असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, तो एक तो स्पाउस हो गई, ब्रदर एंड सिस्टर्स हो गए, लीनियन असेंडेंट एंड डिसेंडेंट हो गया। अब इन दोनों कैटेगरी में जो बी एंड सी में जो भी आपका रिलेटिव आया, लाइक आपका ब्रदर है तो ब्रदर की वाइफ भी आपकी रिलेटिव कंसिडर की जाएगी। सिमिलरली अगर आपके सिस्टर है तो सिस्टर का हस्बैंड भी आपका रिलेटिव कंसिडर किया जाएगा। यानी कि बी और सी कैटेगरी में जो भी रिलेटिव्स आएंगे उनकी स्पाउस भी आपकी रिलेटिव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये रिलेटिव की डेफिनेशंस आपको समझ में आई होगी। सेकंड कैटेगरी है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई विदाउट कंसिडरेशन। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहां पर क्या चीज आती है? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया है। यहां पर टैक्स लगने के लिए क्या मेन बात है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो रिसीव करने वाले पर्सन के लिए कैपिटल असेट होनी चाहिए। यानी कि जिस पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है वो बंदा उसमें डील नहीं करता, यानी कि ट्रेड नहीं करता। अगर कोई हाउस सेल करने के लिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है और उसको प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस केस में यहां पर ये टैक्स प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई सैलरीड पर्सन है, उसे कोई हाउस प्रॉपर्टी मिल गई है तो उस पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे। तो अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है बीइंग ए लैंड, बिल्डिंग और बोथ, और आपके लिए वो कैपिटल असेट है और उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 50,000 से ज़्यादा है, तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसको गिफ्ट मान लिया जाएगा और उतनी अमाउंट आपके इनकम में जोड़ दी जाएगी। What if गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई नॉन रेजिडेंट अपना शिफ्ट कर रहा है यूएसए में और अब वो अपना जो इंडिया वाला हाउस है वो बेचना चाह रहा है और वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से काफ़ी कम में आपको वो प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो इन दैट केस गिफ्ट कैसे माना जाएगा? कितनी अमाउंट को गिफ्ट माना जाएगा? प्रॉपर्टी वही रहेगी, लैंड, बिल्डिंग एंड बोथ। कैपिटल एसेट्स फॉर इंडिविजुअल, वो आपके लिए कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखा जाएगा। अगर वो हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है देन आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 5 लाख रुपीज़ की स्टैंप कंसिडरेशन पर बेची है तो 5 लाख का 10% आता है 50,000 और 50,000, तो 50,000 एक नेट अमाउंट आ गई हायर,
अगर आपका डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा। यदि आपने कोई कंसिडरेशन 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसका 10% हो गया 2 लाख, 2 लाख और 50,000, हायर ऑफ 2 लाख एंड 50,000 इज 2 लाख। तो अगर आपका डिफरेंस उस केस में 2 लाख से ज़्यादा रहेगा तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अब टैक्स विल बी ऑन द डिफरेंशियल वैल्यू, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सपोज कीजिए कि आपकी कंसिडरेशन 20 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख है, तो 20 लाख और 30 लाख में जो डिफरेंस है यानी कि 10 लाख का, 10 लाख को आपकी इनकम कंसीडर कर लिया जाएगा। ये जो हम निकाल रहे हैं 10% ऑफ कंसिडरेशन और हायर ऑफ 50,000, ये एक मैकेनिज्म है कि टैक्स लगना है या नहीं लगना, ये अमाउंट नहीं है। अमाउंट आपकी क्या होगी, जो कंसिडरेशन वैल्यू है माइनस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो वो आपकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। और यहाँ पर भी सेम केस है कि टैक्स कब चार्ज नहीं होगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम रिलेटिव्स, ऑन मैरिज और बाय विल इनहेरिटेंस, सेम केसेस हैं। थर्ड केस आता है गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आपको कोई भी आइटम मिल गई है, सपोज कीजिए घड़ी मिल गई है, टीवी मिल गया है, शेयर्स मिले हैं, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपीज से ज़्यादा की है तो उस पे टैक्स लगता है। सिमिलरली मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है। फेयर मार्केट वैल्यू, जैसे अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो जो लिस्टेड शेयर्स होंगे उनका जो प्राइस चल रहा होगा वो फेयर मार्केट प्राइस हो गया उनका, या फिर अगर इन केस फेयर मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं हो पाता तो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं वो भी आपको उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल कर दे देते हैं। तो यहाँ पर एक मेन बात आप लोगों को समझनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी है वो प्रिस्क्राइब्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि एक लिस्ट दी गई है प्रॉपर्टी की कि यदि वो ही गिफ्ट मिलेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर उससे अलग कोई गिफ्ट मिलता है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो हम देख लेते हैं प्रिस्क्राइब्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी प्रिस्क्राइब्ड है। सबसे पहली बात, कैपिटल असेट होनी चाहिए वो इंडिविजुअल की, यानी कि जो जिस पर्सन को वो गिफ्ट मिल रहा है वो उस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है उसकी सेल परचेज में इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को मूवेबल प्रॉपर्टी कहा गया है, ज्वेलरी को, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस क्योंकि ये भी काफ़ी महंगे में बिकते हैं आपके, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन। तो यदि आपने किसी को गोल्ड दिया है, सिल्वर दिया है या फिर कोई ज्वेलरी दी है तो उसको टैक्स लगेगा। यदि आपने सामने वाले पर्सन को टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, एसी दे दिया, तो इन दैट केस सामने वाले पर्सन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर्सन के लिए वो चीज एग्जेम्प्ट होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी समझ में आई होगी कि सिर्फ ये पर्टिकुलरली यही आइटम्स हैं जिनकी रिसीट पर आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। यदि इनसे अलग कोई आइटम आपको या प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं। साथ ही साथ इसमें भी सेम बात लिखी गई है कि अगर फ्रॉम रिलेटिव्स, ऑन मैरिज और बाय विल ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है तो इस पे भी किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्रिस्क्राइब्ड है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको पूरी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। और ये जो 50,000 की लिमिट है ये पूरे साल में देखनी है, ऐसा नहीं कि पर प्रॉपर्टी आप देखेंगे, पूरे साल में आपको देखना है कि जो प्रॉपर्टीज आपको मिली हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा तो नहीं है। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, और अगर आपने इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में देखा है तो जैसा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन का क्राइटेरिया था,
ऐसा क्राइटेरिया मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस इन फेयर मार्केट वैल्यू यदि 50,000 से ज़्यादा है, सपोज कीजिए किसी आपको कोई पेंटिंग मिली है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ की है और आपने वो 1 करोड़ 90 लाख में परचेज कर ली है, तो जो 10 लाख का डिफरेंस आ गया वो 50,000 से ज़्यादा है। हैंस 50,000 जो कि डिफरेंशियल वैल्यू 10 लाख जो कि डिफरेंशियल वैल्यू है उसके वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि फाइनेंस बिल 2021 जो अभी पेश किया गया है उसमें एक पर्टिकुलर चेंज किया गया है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन अभी जो फाइनेंस बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है उस प्रोविज़न को एज इट इज़ रखा जाए या फिर चेंज भी किया जा सकता है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये फाइनेंस बिल की कॉपी है जिसमें सेक्शन 21 के थ्रू सेक्शन 56 में चेंजेस किए गए हैं। 56 जो सेक्शन है वो आपका गिफ्ट से डील करता है। यहाँ पर जो हमने 10% का क्राइटेरिया पढ़ा, अभी हमने देखा ना कि डिफरेंस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर से हायर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 10% की बात है इसे अभी निर्मला सीतारमण जी ने 20% कर दिया है, 20% कर दिया है। लेकिन काफ़ी सारी कंडीशंस लगाकर जो मोदी गवर्नमेंट है आपके आगे आती है, तो यहाँ ये सिंपल 10% से 20% नहीं किया गया है। प्रॉपर्टीज़ के लिए कंडीशन रखी गई हैं जो कि 43 CA में प्रिस्क्राइब्ड हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी जो होगी उसके ऊपर क्या कंडीशन लगाई गई है। द ट्रांसफर ऑफ सच रेजिडेंशियल यूनिट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 12th day of November 2020 एंड एंडिंग ऑन 30th June 2021। यानी कि आपको जो प्रॉपर्टी मिली है, किसी इंडिविजुअल को जो प्रॉपर्टी मिली है वो 12 नवंबर से 30 जून 21 के बीच में मिली होनी चाहिए। Such transfer is by way of first time allotment of residential unit to any person। यानी कि ये किसी और पर्सन से नहीं मिली होनी चाहिए, ये जो बिल्डर है जिसने फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट करना है उससे ये प्रॉपर्टी इंडिविजुअल को मिली हो। And the consideration received or accruing as a result of such transfer does not exceed 2 करोड़ रुपीज़। यानी कि जो सेल कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। तो यदि ये तीनों सिचुएशन फुलफिल्स होती हैं, 12 नवंबर से 30 जून का पीरियड, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट और कंसीडरेशन अप टू 2 करोड़, इन दैट केस ये जो 10% की लिमिट है ये 20% कंसीडर की जाएगी। तो ये चेंज किया गया है, लेकिन अभी तक फाइनेंस बिल जो है फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच। इन केस आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।